Hi everyone, and welcome back to the official channel of Legal Edge. Now, I hope I'm perfectly audible and visible. So let's just start with our session. And what we are going to do today is, आज हम अपना weekly roundup conduct करेंगे from the first week of the month of April. देखो, अप्रैल के मंथ की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर आए हैं इन द फर्स्ट वीक लीगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वी हैड अ डिस्कशन अबाउट एफसीआरए अमेंडमेंट बिल। उस पे अलग से सेशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ऑलरेडी प्रीमियर हो चुका था। उस सेशन को अगर आपने नहीं देखा हो तो वो आप देख लेना। द सेकंड इंपॉर्टेंट इशू विच केम फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल वाज रिगार्डिंग दिस राघव चड्डा वर्सेस आम आदमी पार्टी विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ। ठीक है, उस पे भी एक सेशन ऑलरेडी लाइव हो चुका था, तो उसको अगर आपने नहीं देखा हो उसको देख लेना। वहां पे वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द रेलेवेंस ऑफ द टॉपिक ऑफ डिफेक्शन। नाउ द नेक्स्ट टू टॉपिक्स आर number one, recently in Karnataka there was a bill passed to punish the activities of honor killing। ठीक है, अब यहां पर है क्या कि इंटरकास्ट मैरिजेस, ठीक है, इंटरकास्ट मैरिजेस के ऊपर एट टाइम्स द फैमिली ऑफ द कपल they tend to become a bit violent because they are not accepting the choice of the person or of the son or the daughter whom they have। एंड यहाँ पर फिर वो अपने फैमिली के ऑनर के नाम पे लोगों की जब किलिंग करते हैं तो उस ऑफेंस को कहा जाता है ऑनर किलिंग। ऑनर ऑनर किलिंग के कुछ रीसेंट इंसिडेंट्स की वजह से कर्नाटका में एक बिल पास किया गया। बहुत रिसेंटली क्या हुआ था कि एक 19-year-old गर्ल थी, शी वॉज प्रेग्नेंट एज वेल, बट क्योंकि उसने एक लोअर कास्ट लड़के के साथ वहां पर शादी कर ली थी, तो उस चीज को एक्सेप्ट करने में फैमिली को प्रॉब्लम हो रही थी, एंड द फैमिली इवेंचुअली कमिटेड किलिंग ऑफ द गर्ल एज वेल। इसी के इसी को देखते हुए कर्नाटका की असेंबली ने रिसेंटली एक बिल पास करा है टू पनिश द एक्टिविटी ऑफ ऑनर किलिंग। तो हम उस बिल को समझेंगे कि उस बिल में एग्जैक्टली क्या प्रोविजंस दिए गए, पनिशमेंट क्या दिया गया है, क्या मैकेनिज्म क्रिएट किया जा रहा है टू इफेक्टिवली इंप्लीमेंट बिल एज वेल। सो दैट्स द फर्स्ट टॉपिक। द सेकंड टॉपिक इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ तेलंगाना, wherein recently गिग वर्कर्स के प्रोटेक्शन के लिए वहां की असेंबली ने एक बिल पास किया है गिग इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए। तो उस बिल को भी हम देखेंगे। तो देखो, गिग वर्कर्स या गिग इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत सारे स्टेट्स में अब स्लोली एंड स्टेडीली बिल इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं और बिल वहां पर पास होते जा रहे हैं। राजस्थान ने किया, कर्नाटका ने किया, अब तेलंगाना भी वो चीज कर रहा है। ठीक है, तो वो अलग अलग बिल्स हैं, हम उनको भी देखेंगे कि वहां पर भी बिल में क्या इंट्रोड्यूस किया गया। So the first topic which we have is the Karnataka Honor Killing Bill of 2026, which has been passed by the Assembly and now awaits the Governor's assent. So the name of the bill is the Freedom of Choice in Marriage and Prevention of Crimes Bill, which is also known as the Eva Nammawa Bill of 2026। देखो, consistently Supreme Court of India ने multiple high courts ने ये चीज क्लियर करी है that when it comes to the choice of the partner, that's an absolute freedom of an individual given under Article 21 of the Constitution of India। Yes or no? Barring certain restrictions कि आपका अडल्ट होना जरूरी है ना, आप मैरिज के पर्पसेस के लिए, क्योंकि सेम सेक्स मैरिज को recognition नहीं है, लीगल recognition नहीं है, स्टैट्यूटरी recognition नहीं है, तो वहां पे आप वो चॉइस एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। अदर देन दैट, अगर एक हेट्रोसेक्सुअल कपल है और वो अडल्ट हो चुका है, तो दैट्स द फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू डिसाइड whom they want to marry। एंड इसी चीज में जब इंटरकास्ट मैरिजेस या इंटर रिलीजियस मैरिजेस होती है ना, तो कई बार क्या होता है कि फैमिली ऑफ द कपल दे एंड अप किलिंग द इंडिविजुअल्स और द कपल ओवर देयर। इसी को हम ऑनर किलिंग कहते हैं। तो कर्नाटका में क्या हुआ दैट 15 केसेस ऑफ ऑनर किलिंग्स आर रिपोर्टेड अक्रॉस कर्नाटका ओवर द पास्ट 5 years। पिछले 5 सालों में 15 केसेस में ऑनर किलिंग के देखने के लिए मिले, जहां पर 3 टारगेटेड किलिंग्स इन नॉर्थ कर्नाटका इन द ईयर 2025 ओनली इन्वॉल्विंग टीनेज गर्ल्स एंड लोअर कास्ट बॉयज। ठीक है, 3 इंसिडेंट्स तो 2025 में ही हुई। एंड जो टिपिंग पॉइंट था, दैट टिपिंग पॉइंट टुक प्लेस इन द मंथ ऑफ दिसंबर इन 2025, which is also known as the 2025 Dharwad case, wherein a 19-year-old Manya Patil, who was 7 months pregnant, was killed by the relatives। ठीक है, वो 7 महीने प्रेग्नेंट थी, इंटरकास्ट उन्होंने मैरिज करी थी और इस बात को उनके रिलेटिव्स ने उनको मार दिया। सो दिस बिकेम द टिपिंग पॉइंट, जिसके बाद कर्नाटका की असेंबली में एक बिल इंट्रोड्यूस होता है और बिल पास होता है विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव affirming the absolute right of the adults to choose the partners, and consent of parents, family, caste or clan is no longer required। ये चीज शुरुआत से क्लियर थी, शुरुआत से इम्प्लिसिट थी।
that when it comes to the choice of a partner of an individual, that's an absolute choice of that individual. आप वहां पर फोर्स नहीं कर सकते, और फैमिली का कंसेंट, पेरेंट का कंसेंट, कास्ट का कंसेंट या क्लैन का कंसेंट इज नॉट समथिंग विच इज रिक्वायर्ड एज सच. ठीक है, तो यहां पर इस ऑब्जेक्टिव के साथ इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया. ठीक है, एंड सी देयर इज एन एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल, so legally overrides the need for familial, clan or consent for intercaste marriages. ठीक है, फिर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी यहां पर दिया जा रहा है. सो स्टेट मैंडेटेड काउंसलिंग एंड लीगल एड टू सोलमनाइज द मैरिज एंड सपोर्ट द कपल्स. एंड यहां पर उस ऑनर किलिंग की एक्टिविटी को या हरासमेंट बाय द फैमिली और रिलेटिव ऑफ द कपल, उसको भी एक पनिशेबल एक्टिविटी बनाया जा रहा है. सो एब्सोल्यूट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ वायलेंस, इंटिमिडेशन एंड हरासमेंट डायरेक्टेड एट द इंटरकास्ट कपल. तो स्टेट एक तरीके से ना वहां पे 3 लेयर प्रोटेक्शन दे रहा है, फ्रीडम ऑफ चॉइस दे रहा है किसी भी इंडिविजुअल को, जिसका इनर कोर प्राइमरली उस इंडिविजुअल की एब्सोल्यूट फ्रीडम है कि उसकी मर्जी उसको किसके साथ शादी करनी है. फैमिली या क्लैन या कास्ट के आपको कंसेंट की जरूरत नहीं है, रिलेटिव्स के कंसेंट की जरूरत नहीं है. द सेकंड लेयर इज अबाउट द इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, जहां पर स्टेट ऐसी एजेंसीज को क्रिएट करेगा, ठीक है, जहां पर स्टेट काउंसलिंग प्रोवाइड करेगा एंड लीगल एड प्रोवाइड करेगा टू सोलमनाइज द इंटरकास्ट मैरिजेस एंड सपोर्ट द कपल. एंड द थर्ड लेयर वुड बी अबाउट डेटरेंस, कि भाई किसी भी तरीके का वायलेंस, इंटिमिडेशन या हरासमेंट विच इज डायरेक्टेड एट द इंटरकास्ट कपल, वो चीज पनिश की जाएगी. अब यहां पर किया क्या गया है, तो देखो, इन द एवा नम्मावा वेदिके इकोसिस्टम यहां पर किया जा रहा है कि एक बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा टू फॉलो और टू लुक इनटू दी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बिल. हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक वेदिके होगी जिसको बॉडी के नाम से जाना जाएगा. स्टेट लेवल पे देयर विल बी एन एवा नम्मावा वेदिके. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी को हेड करेंगे डेप्यूटी कमिश्नर रैंक के एक पर्सन, जहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी के, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल वेदिका का काम प्राइमरली होगा टू प्रोवाइड काउंसलिंग सर्विसेज एंड मॉनिटर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एज वेल. इसके साथ साथ स्टेट विल क्रिएट स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स टू पनिश द क्रिमिनल ऑफेंसेस व्हिच आर मेंशन्ड अंडर द बिल. सो इतना सेगमेंट ऑफ द बिल इज प्राइमरली क्रिएटेड टू असिस्ट द कपल. ठीक है, and this of the bill is primarily directed towards taking punitive actions against the family or the relatives of the couple who are committing these kind of offenses. Offenses क्या दिए हुए हैं यहाँ पर, तो देखो, it mandates an additional 5-year sentence for conviction for honor killing. ठीक है, एंड यहाँ पर बिल अपना एक ओवरराइडिंग इफेक्ट लेकर चल रहा है. So it explicitly supersedes standard provisions of the भारतीय न्याय संहिता. कि इस चीज में ये चीज प्रोवाइड करी है कि भाई भारतीय न्याय संहिता में ऑनर किलिंग या ऑनर रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस वहां पर हैं, which you can actually commit against an interfaith or an intercaste couple, वहां पे बीएनएस में आपको जो पनिशमेंट मिलेगा वो तो आपका पनिशमेंट रहेगा ही. उसके साथ साथ एडिशनल मिनिमम 5 years of imprisonment can be awarded under this bill which is recently passed by the Karnataka Assembly. ठीक है, और इसमें जितने भी ऑफेंसेस दिए गए हैं, ऑल दी ऑफेंसेस अंडर द एक्ट आर स्ट्रिक्टली कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल. कॉग्निजेबल का मतलब ये है कि द पुलिस ऑफिसर कैन स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन विदाउट टेकिंग कंसेंट और परमिशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट. ऐसे ऑफेंसेस को हम कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहते हैं. एंड कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर प्राइमरली सीरियस ऑफेंसेस. वहां पे आपको मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती फॉर द पर्पसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड अरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल. On the other hand, non-cognizable offenses ऐसे offenses होते हैं wherein you are supposed to take the consent of the magistrate or permission of the magistrate for the purposes of arresting an individual or conducting the investigation. जैसे defamation के offenses, ऐसे जो minor offenses हैं, इन cases को, ऐसे offenses को non-cognizable कहा जाता है. Bailable और non-bailable में क्या difference होता है? देखो, minor offenses are primarily bailable offenses. Bailable offense होने का मतलब ये होता है that getting released on bail is a matter of right of the accused. वो एज अ राइट वहां पर बेल क्लेम कर सकते हैं. नॉन बेलेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं कि देखो, नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं होता कि बेल नहीं मिलेगी. बेल मिलनी है या नहीं मिलनी है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. तो आप एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते हो. तो जितने भी ऑफेंसेस इस एवा नम्मावा बिल में यहां पर मेंशन किए गए, उन सारे ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया है. And offenses will include intimidation of the couple, causing harassment of the couple,
ऑनर किलिंग इज अ पनिशमेंट पनिशेबल ऑफेंस अंडर दैट बिल। तो एक इंडिविजुअल की एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ चॉइस को वहां पर एक तरीके से असर्ट या रीअफर्म कर रहा है कर्नाटका का रीसेंट बिल। ठीक है। So that's the first important topic. The second important topic was related to the recent bill which was passed in the state of Telangana. That's the Telangana Platform-Based Gig Workers Bill of 2026, which primarily provides for registration, social security, and welfare integrations of the gig workers economy. ठीक है। गिग वर्कर्स को लेकर पिछले 1.5-2 साल से देश में और ज्यादा डिस्कशन होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है। इनिशियली इनिशियली गिग वर्कर्स की प्लाइट के ऊपर, गिग वर्कर्स की कंडीशंस के ऊपर नोबडी वाज पेइंग अटेंशन। बट अब रिसेंटली धीरे धीरे स्टेट्स को रियलाइज हुआ है दैट गिग वर्कर इकोनॉमी इज एक्चुअली एक्सपैंडिंग इट्स बेस। ठीक है। वो और ज्यादा बड़ी होती जा रही है एंड धीरे धीरे वहां पर भाई उन वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी की जरूरत होगी, वेलफेयर इंटीग्रेशन उनका भी होना चाहिए। इन्हें सारे पर्सपेक्टिव के साथ मल्टीपल स्टेट्स में बिल इंट्रोड्यूस हुए, बिल पास हुए एंड रिसेंटली अभी वो बिल तेलंगाना में इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसको तेलंगाना की असेंबली ने पास सच कर दिया। अब बिल में है क्या? So it's about protecting the rights, dignity, and livelihood of over 4 lakh delivery riders and cab drivers across the state of Telangana. 2026 तक की हम अगर उनके प्रोटेक्शन के स्टेटस की बात करें, ठीक है। सो प्री बिल, इसको बिफोर 2026 या प्री बिल स्टेज हम कह सकते हैं। सो देयर वाज नो मिनिमम वेज गारंटी, total lack of job security, zero health insurance, opaque and arbitrary algorithmic deductions। तो कोई वेज गारंटी नहीं थी कि मिनिमम वेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। जॉब सिक्योरिटी जीरो। आप इस ऑर्डर को डिलीवर करते वक्त तो आप हो एज अ डिलीवरी पार्टनर, अगले ऑर्डर के पहले पता चला आपको जॉब से निकाल दिया गया। जीरो हेल्थ इंश्योरेंस। इवन सैलरी जो उनको दी जा रही थी उसमें भी किस बेसिस पे डिडक्शंस किए जा रहे थे, दैट थिंग वाज आल्सो नॉट क्लियर इन द बिल। तो प्री बिल सिचुएशन एग्जैक्टली ये थी। पोस्ट बिल अब उनको क्या प्रोटेक्शन दिए जा रहे हैं? सो मैंडेटरी यूनिक आईडी रजिस्ट्रेशन। जितने भी गिग वर्कर्स होंगे उन सबकी एक यूनिक आईडी होगी जिसके थ्रू उनको रजिस्टर किया जाएगा। टोटल ट्रांसपेरेंसी इन सैलरी एंड प्लेटफॉर्म डिडक्शंस, लीगल प्रोटेक्शंस अगेंस्ट आर्बिट्ररी एल्गोरिथमिक पेनल्टीज एंड फॉर्मल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी यहां पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो यूनिक आईडी के थ्रू उनको रजिस्टर किया जाएगा। बेनिफिट्स उनके पास क्या क्या होंगे ये अपन अभी आगे की स्लाइड में देखेंगे। सैलरी किस बेसिस पे दी जा रही है, सैलरी में प्लेटफॉर्म डिडक्शंस किस बेसिस पे कर रहा है, वो सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ बतानी होगी। लीगल प्रोटेक्शन दिया जाएगा फ्रॉम आर्बिट्ररी एल्गोरिथमिक पेनल्टीज। एल्गोरिथम के बेसिस पे अगर उनके ट्रांजेक्शंस कुछ ऊपर नीचे हो रहे हैं, उस बेसिस पे अगर प्लेटफॉर्म उनके ऊपर कोई पेनल्टी लगा रहा है तो इसके अगेंस्ट उनके पास लीगल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। एंड सिस्टमिक फॉर्मल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम भी वहां पर किया जाएगा फॉर द पर्पसेज ऑफ रिड्रेसिंग द ग्रीवेंसेस ऑफ गिग वर्कर्स। अब यहां पर किस तरीके से पूरा का पूरा काम किया जाएगा? तो मोर और लेस ऑलमोस्ट हर स्टेट में सबसे पहली एक चीज, सोशल सिक्योरिटी इंश्योर कराने के लिए, सोशल वेलफेयर इंश्योर कराने के लिए क्या किया जा रहा है, एक फंड को क्रिएट किया जाता है, एक कॉर्पस क्रिएट किया जाता है, जिस कॉर्पस के थ्रू अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स उन गिग वर्कर्स को दिए जाएंगे। तो होगा क्या यहां पर तेलंगाना में, किस तरीके से कॉर्पस क्रिएट होगा? So the step one would be the transaction. So the platforms will have to submit the quarterly electronic returns of all customers' transaction. कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे स्विगी हो, चाहे जोमेटो हो, चाहे ओला हो, चाहे उबर हो, जेप्टो हो, ब्लिंकिट हो, इंस्टामार्ट हो, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं आपके गिग वर्कर्स के, उन सारे प्लेटफॉर्म्स को अपना क्वार्टरली इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न्स को सबमिट करना पड़ेगा कि कस्टमर्स ने कितने ट्रांजेक्शन किए हैं, ये हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर उन्हें गवर्नमेंट को सबमिट करने होंगे। यही ट्रांजेक्शन्स के अमाउंट के बेसिस पर, ठीक है, कि कितना टोटल अमाउंट का ट्रांजेक्शन हो रहा है, we will come to the step two, which is known as extraction. So a legally mandated 1 to 2% of micro levy is applied on these transactions or to these transactions, जिसके थ्रू एक फंड जनरेट होगा एंड द फंड्स विल एंटर, जो यहां पर 1 से 2% लिवाई चार्ज किया गया है ट्रांजेक्शन्स के अमाउंट के ऊपर, उसी के थ्रू एक फंड जनरेट किया जाएगा एंड दीज फंड्स विल एंटर द गवर्नमेंट गिग वर्कर्स कॉर्पस। ठीक है, जिसमें से एक बोर्ड भी बनाया जाएगा, वेलफेयर बोर्ड। ठीक है, वेलफेयर बोर्ड के निगरानी के अंडर ये पूरा का पूरा कॉर्पस होगा। अब यहां पर ये कर दिया गया है कि भाई ऐसा नहीं कि पैसा जितना आया फंड्स में, ठीक है, आप पूरा का पूरा
वेलफेयर बोर्ड अपने ही और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को मैनेज करने में खर्च करते हैं। A maximum 5% is allocated for operational और board expenses। बाकी सारा का सारा जो भी यहाँ पर फंड जनरेट होगा, इस फंड के थ्रू हेल्थ एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जाएगा, पेंशन प्लान्स बनाए जाएंगे एंड मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाएगा टू द गिग वर्कर्स आउट ऑफ दिस फंड ओनली। सो ट्रांजेक्शन विल बी सबमिटेड टू द गवर्नमेंट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, जिसमें से अमाउंट के ऊपर 1 से 2% लिवाई लगाकर वो कॉर्पस जनरेट किया जाएगा। द कॉर्पस विल बी अंडर द वेलफेयर बोर्ड। वेलफेयर बोर्ड उस कॉर्पस को यूज करेगा हेल्थ एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस, पेंशन प्लान एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए। अब ये कोई भी गिग वर्कर किस तरीके से इन फंड्स का बेनिफिट ले सकता है या फंड्स को क्लेम कर सकता है? सो इनिशियली आपको मैंने बताया होगा कि भाई इनको गिग वर्कर्स को एक यूनिक आईडी के थ्रू रजिस्टर किया जाएगा। उस आईडी को यूटिलाइज करते हुए उस गिग वर्कर का मान लो अगर एक्सीडेंट हुआ या उसको पेंशन की जरूरत है, वो रिटायर हो रहा है, या मैटरनिटी बेनिफिट्स की जरूरत है, उस यूनिक आईडी के थ्रू यहां से उसको वो सारा का सारा पैसा दिया जाएगा, ताकि एक सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, सारी चीजें आ पाए। ठीक है। अब ये जो वेलफेयर बोर्ड है, दिस वेलफेयर बोर्ड विल इंक्लूड 20 मेंबर्स इंक्लूडिंग द एग्रीगेटर रिप्रेजेंटेटिव्स मीटिंग क्वार्टरली टू मैनेज द कॉर्पस। 20 मेंबर्स का ये बोर्ड होगा। ठीक है। 20 मेंबर्स का ये बोर्ड होगा जिसमें एग्रीगेटर के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। क्वार्टरली इनकी मीटिंग्स होती रहेंगी टू मैनेज द कॉर्पस। फिर प्लेटफॉर्म लेवल कमिटीज बनाई जाएंगी एंड स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा which will be tasked with exclusively with rapid ground level complaint resolution of the issues of the workers। ये यहाँ पर उस मैकेनिज्म को बनाया जा रहा है, गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है। सो गवर्नेंस हायरार्की विल बी वेलफेयर बोर्ड, platform level committees which will be embedded with the power of keeping an oversight on the working of the platform issues with the platform। ठीक है। and the special officers which will be tasked exclusively with रैपिड ग्राउंड लेवल कंप्लेंट रेजोल्यूशन की। किसी गिग वर्कर को प्रॉब्लम हुई इस प्लेटफॉर्म के साथ, वो काम कर रहा था सैलरी डिडक्शन किसी भी चीज को लेकर, जॉब सिक्योरिटी को लेकर, तो यहाँ पर स्पेशल ऑफिसर्स उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए अपॉइंट किए जाएंगे। पेनल्टीज की अगर हम बात करें तो एस्केलेटिंग लेवल पे ये पेनल्टीज इंक्रीज होती हुई चलेंगी फॉर नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ द बिल। तो पहली बार अगर कोई कंपनी वायलेट करेगी तो 50,000 का फाइन उनके ऊपर इंपोज किया जाएगा। सेकेंड वायलेशन पे 1 लाख रुपए, थर्ड वायलेशन पे 1.5 लाख रुपए एंड सब्सिक्वेंट पे अप टू 5x की एक्यूमुलेटेड अर्लियर। ठीक है। तो 5 टाइम्स तक आपके ऊपर यहां पर पेनल्टी इंपोज की जा सकती है। अब 2023 से लेकर 2026 तक, पिछले 2-3 साल 4 सालों में अगर हम देखें तो मल्टीपल स्टेट्स में गिग वर्कर्स के प्रोटेक्शन को लेकर बिल्स इंट्रोड्यूस हुए, बिल्स पास हुए। इनमें प्राइमरी डिफरेंस है क्या? सो वी हैव द स्टेट ऑफ तेलंगाना विच इज द लेटेस्ट वन। Rajasthan was or enacted a bill in the year 2023. Bihar enacted a bill in 2025. Karnataka in the year 2025 and Jharkhand in the year 2023। डिफरेंस क्या है इनमें? फंडिंग मैकेनिज्म क्या है कि कैसे वो फंड्स या वो कॉर्पस जनरेट किया जाएगा फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रोवाइडिंग द सोशल बेनिफिट्स टू द गिग वर्कर्स। तो यहाँ पे 1 to 2% लिवाई वेलफेयर फंड फी चार्ज की जाएगी। बिहार, कर्नाटका में प्रपोज है 1 to 1.5%। झारखंड में इट इज अबाउट स्टेट इंटीग्रेशन। वेलफेयर बेनिफिट्स क्या है? तो तेलंगाना में यूनिक आईडी दी जा रही है, इंश्योरेंस है, पेंशन है, मैटरनिटी है। राजस्थान में हेल्थ इंश्योरेंस है, एक्सीडेंट कवरेज है, 1/3 वुमेन बोर्ड पर है। बिहार में आधार के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, प्रोविडेंट फंड है, ओल्ड एज प्रोटेक्शन है। कर्नाटका में इंश्योरेंस है, मिनिमम वेज प्रोविजंस हैं। झारखंड विच इज लिंक टू लेबर डिपार्टमेंट, तो श्रमदान, ठीक है, श्रमदान करके एक पोर्टल है, उसके थ्रू सारे बेनिफिट्स उन्हें दिए जा रहे हैं। पेनल्टीज की अगर हम बात करें कि एग्रीगेटर्स या कंपनीज के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर किस तरीके की पेनल्टीज दी जा सकती हैं, तो एस्केलेटिंग फाइन्स अप टू 5 टाइम्स दी अरियर्स, ये हमारा प्रोविजन तेलंगाना का है। देन फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान यू अप टू 5 लाख फॉर द फर्स्ट वायलेशन एंड अप टू 50 लाख फॉर सब्सिक्वेंट फाइन्स। फिर बिहार हो गया, कर्नाटका हो गया, झारखंड हो गया, यहां पर सब जगह कुछ ना कुछ पेनल्टीज के प्रोविजंस भी बनाए गए हैं। ठीक है। तो गिग वर्कर्स के प्रोटेक्शन के लिए बिल पास हुए, बट उन बिल का भी करंट स्टेटस है क्या? ठीक है। झारखंड के बिल को अगर हम देखें तो इट सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड गिग वर्कर्स इनटू द स्टेट्स एग्जिस्टिंग श्रमदान पोर्टल, तो एक्टिवली वहां पर काम किया जा रहा है। तेलंगाना में देखें तो ड्राफ्ट तो पास हो चुका है, बिल पास हो चुका है, बट अभी एज सच असेंट वहां से आया नहीं है।
So draft incorporated 65 public suggestions currently moving into the operational phase. ठीक है. कर्नाटका की हम बात करें तो grappling with framing rules, active debate stalled over the exact 1 to 1.5% levi extraction. कितनी फंड वहां पर कितनी फी चार्ज करनी है उस चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं बन पा रही है. बिहार में देखें तो स्टॉल्ड है प्रोसेस आपकी. Implementation is frozen due to stalled negotiation over the provident fund specifics and recent workers protest. तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं पाया है. राजस्थान में भी देखें तो it is also stalled. Rajasthan became the first state in the year 2023 to pass a bill for the purposes of regulating gig workers economy. But the execution has dragged following massive political shifts. Government change हुई, नई government आई, and तब से लेके it has been stated कि government is just dragging their feet. तो वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से वर्कर्स ने रिसेंटली प्रोटेस्ट भी किया राजस्थान में. बट मोर और लेस पेपर पे तो चलो प्रोविजंस लेकर आ गए हैं. ठीक है, पेपर पे तो चलो बिल पास हो गया, सारी चीजें हो गई हैं. इम्प्लीमेंटेशन इशू अभी भी बने हुए हैं. ठीक है, बट गिग इकोनॉमी इज समथिंग विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सर्विस बेस्ड इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री, है ना. एंड वहां पे उन वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन देना is one of the mandate which should be imposed on the state governments ताकि वो इंश्योर कराएं कि प्लेटफॉर्म्स इस तरीके से उनको एक्सप्लॉइट ना कर सके. सो दीज वर द इंपॉर्टेंट टॉपिक. एफसीआरए जिसके ऊपर अलग से सेशन है, डिफेक्शन इशू जिसके ऊपर अलग से सेशन डला हुआ है, recent this bill from the state of Telangana and the honor killing bill from the Evan Ambava bill from the state of Karnataka. ये चार हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल. अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होने वाली है विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी रेलेवेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ एवरी एस्पिरेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ क्लैट, बिकॉज बिफोर द रैंक देयर वाज अ स्टोरी एंड यही सारे अब टॉपर्स. ठीक है, इन 5 episodes 6 toppers 5 evening, and you can see or you can learn from the experiences or the stories of these individuals in the Great Indian Clad Show. So this is going to start pretty soon. बहुत जल्दी ये start होने वाला है. ठीक है, so register now for more information and you will get the details in the description box. वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी इस चीज की. तो इन एपिसोड्स को भाई स्किप नहीं करना है, मिस नहीं करना है, क्योंकि यहीं से देखो हर इंसान जब आगे चल के टॉपर बनता है ना, वो भी आप ही की पोजीशन पे थे. ठीक है, वो सब भी आप ही की पोजीशन पे थे. वहां से उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस से अपने आप को मोल्ड किया, जिसके बाद इवेंचुअली दे आर सिटिंग नाउ इन दी बैंगलोर और एनएसआईयू बैंगलोर और एनीवेयर एल्स इन दिस कंट्री. ठीक है, बट वो एक्सपीरियंसेस के थ्रू लर्न करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अलग से वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे. बहुत सारे एस्पिरेंट्स कॉमनली कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हुए चलते हैं ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन. सो डोंट मिस दिस ग्रेट इंडियन क्लैट शो. रजिस्टर कर लेना ध्यान से. और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर अनाउंस कर देते हैं. That is the Grant Scholarship and Admission Test. That is GSAT for CLAT 2027 and 2028 preparation, and you can win up to 100% scholarship. बस ये टेस्ट देकर. मोड टेस्ट का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है. 12th of April को the test is going to be conducted. Timing is from 10 a.m. to 10 p.m. and do not miss this one out as well. Register कर लो. Up to 100% scholarship आप यहाँ पर जीत सकते हो for the purposes of preparing for your CLAT examination. ठीक है, बाकी आज के वीकली राउंडअप के लिए इतना ही. रेस्ट अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई टू दैट. ठीक है, तबीयत वगैरह का ध्यान रखिए, आराम से पढ़ाई करिए एंड आई विल सी यू सून. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू.